जब करणवीर को यह एहसास हो गया कि ये लोग सिद्धार्थ को जान से ही मार देना चाहते हैं, तो उसने सिद्धार्थ को वहां से भागने का कहकर खुद उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ गया था। करणवीर को अपनी ओर आते देखकर और सिद्धार्थ को वहां से भागने की कोशिश करते देखकर इंस्पेक्टर विदित खंडूरी ने हवा में गोली चलाने के बाद गन उठाकर अपनी बगल में खड़ी सुकृति के कनपटी पर रख दी थी। रुक जाओ, वरना मुझे इस लड़की की खोपड़ी खोलने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इंस्पेक्टर विदित ने धमकी देते हुए कहा। और उसकी धमकी देते ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे सिद्धार्थ के पैर वहीं जम गए थे और उसकी तरफ बढ़ रहा करणवीर भी रुक गया था। क्या गेम खेला है करणवीर साहब कि डीजीपी साहब और होम मिनिस्टर साहब दोनों चित हो गए थे, लेकिन आप नहीं जानते थे कि इंस्पेक्टर विदित खंडूरी है यहां पर, विदित ने करणवीर से कहा। विदित के गन रखने की वजह से सुकृति के हाथ पैर कांप रहे थे। उसके हाथ पैर कांपते देखकर करणवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इंस्पेक्टर विदित, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। करणवीर की बहन के कनपटी पर गन रखकर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, करणवीर विदित को धमकी देते हुए बोला। करणवीर कोई आम इंसान तो था नहीं कि वो ऐसे ही पुलिस से डर जाता, इसलिए उसने विदित खंडूरी को डराने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ के वहां मिलने के बाद विदित समझ चुका था कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस मामले में स्टेट का डीजीपी और होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, उस मामले की गंभीरता को विदित अच्छे से समझ रहा था। इसलिए उसने करणवीर के धमकी देने के बाद हंसना शुरू कर दिया था। अरे, ये तो धमकी दे रहा है, विदित अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए बोला और फिर करणवीर की ओर देखते हुए कहा, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी देने का अंजाम जानते हो करणवीर साहब? उसके चेहरे पर एक रोष दिखाई देने लगा था। इतना कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला और अपने फोन से डीजीपी को फोन कर दिया था। डीजीपी शुभांकर मिश्रा जैसे विदित के फोन का ही वेट कर रहे थे, इसलिए पहली बेल जाते ही उन्होंने फोन उठा लिया था और विदित ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया था। हाँ विदित, बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया। सर, सिद्धार्थ मेरे सामने गन पॉइंट पर है और ये साला करणवीर मेरे को धमकी दे रहा है, विदित ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा को जवाब देते हुए कहा। विदित खंडूरी के मुंह से अपने लिए गाली सुनकर करणवीर का खून ही खौल गया था। जिस करणवीर से बात करने में स्टेट का डीजीपी झिझकता था, उसे एक अदने से इंस्पेक्टर के मुंह से गाली सुनकर करणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तमीज से बात करो विदित खंडूरी, वरना। इससे पहले कि करणवीर अपनी बात पूरी करता कि उसे फोन पर डीजीपी शुभांकर मिश्रा की आवाज सुनाई पड़ी। करणवीर, मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा हूं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपने सरकारी काम में दखलंदाजी की तो समझ लेना। डीजीपी शुभांकर मिश्रा की धमकी सुनकर करणवीर सन्न पड़ गया था। वो समझ चुका था कि ये लोग सिद्धार्थ को मार ही देंगे, उसकी गलाई दाल नहीं गलने वाली। करणवीर को समझने के बाद डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने विदित से कहा, सिचुएशन को ऐसे ही अंडर कंट्रोल रखना, मैं पहुंच रहा हूं। इतना कहकर डीजीपी ने फोन काट दिया था और अपने ड्राइवर को गाड़ी करणवीर के घर की तरफ ले चलने को कह दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने फोन से होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह को फोन करके वहां की सारी सिचुएशन बताकर वहां आने के लिए कह दिया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। करणवीर के बंगले में अजीब प्रकार का सन्नाटा फैला हुआ था। सब लोग चुपचाप खड़े हुए थे। विदित ने सुकृति को और उसके 2 साथियों ने रणजीत और करणवीर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। उनकी उंगली उनके पिस्तौल पर ही थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर कोई हिलने की भी कोशिश करता तो उसे तुरंत मार दिया जाने वाला था। क्योंकि विदित ने सिद्धार्थ की रफ्तार और उसके मूव्स के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो सिद्धार्थ के ऊपर खास निगाह रखे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ यहां एक सामान्य आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि गुल्लू के बिना उसके सारे मूव्स और रफ्तार शून्य थे। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा विदित और उनके साथियों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस विदित ने करणवीर को बाल बराबर नहीं समझा था, वो उसकी कहां सुनने वाला था। लेकिन फिर भी उसने विदित की ओर देखते हुए कहा, आप मुझे ले जाना चाहते हैं ना? मुझे ले चलिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये इज्जतदार लोग हैं, इनको इस मामले में मत फंसाइए। सिद्धार्थ की बात सुनकर विदित के चेहरे का रंग बदल गया था
और उसके साथ साथ सुकृति के चेहरे का रंग भयानक रूप से पीला पड़ गया था। वो सिद्धार्थ से बहुत मोहब्बत करती थी और सिद्धार्थ की जान बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ उसके सामने जान देने की बात कर रहा था। इससे पहले वो सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती कि तभी विदित बोल पड़ा, इज्जतदार जिसकी बहन एक गांव के लड़के को हायर करके रंगरेलियां मनाती हो, वो इज्जतदार कैसे हो सकते हैं? विदित की बात सुनकर करणवीर, रणजीत, सुकृति, सिद्धार्थ सबका खून खौल गया था और सबसे ज्यादा खून सिद्धार्थ का खौला था। उसका प्रेम गंगा के पानी की तरह पवित्र था। उसने सुकृति से सच्ची मोहब्बत की थी। हवस और वासना जैसी चीजें उसके मोहब्बत से कोसों दूर थी। उसका प्रेम निश्चल, निष्कलंक और निस्वार्थ था। फिर भी उसके प्रेम के ऊपर इतना बड़ा लांछन, ये उसके बर्दाश्त के परे था। विदित की बात सुनकर सिद्धार्थ का खून इतनी बुरी तरीके से खौला था कि हमेशा शांत रहने वाला सिद्धार्थ का गुस्सा आसमान से भी ऊंचा हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे विदित को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा दी थी। सिद्धार्थ को अपनी तरफ आता देखकर विदित समझ गया था कि सिद्धार्थ उसे मारने के लिए आ रहा है और उसने अपनी पिस्तौल सुकृति के कनपटी से हटाकर सीधा सिद्धार्थ की ओर तान दी थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर पहुंच गई थी। विदित सिद्धार्थ के ऊपर फायर झोंकने ही वाला था कि तभी करणवीर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया था और गोली सिद्धार्थ के लगने के बजाय छत से जाकर टकरा गई थी। करणवीर के बंगले में गोली चलने की आवाज ने सबको डरा दिया था। उसके पड़ोसियों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। करणवीर ने विदित का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और दोनों में गुत्थम गुत्थी होने लगी थी। सिद्धार्थ, सुकृति को लेकर भागो तुम, विदित का हाथ पकड़े करणवीर ने कहा। और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ सुकृति को साथ लेकर जब वहां से भागने लगा, तब इंस्पेक्टर विदित के साथ आए उसके दो अन्य साथियों ने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक को रणजीत ने पकड़ लिया और दूसरे को सिद्धार्थ ने धक्का दे दिया और सिद्धार्थ का धक्का लगने से वो सीधा नीचे आ गिरा और नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। सिद्धार्थ सुकृति को लेकर वहां से भाग निकला था। उसे गेट से बाहर निकलते देखकर विदित के साथ आए दो और पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ उनको चकमा देकर फरार हो गया था। इधर सिद्धार्थ गेट से बाहर निकला कि उधर से डीजीपी शुभांकर मिश्रा का काफिला बहुत तेजी के साथ उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। डीजीपी के गाड़ी की हेडलाइट सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ गई थी और गाड़ी में बैठे डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने उसे झट से पहचान लिया था। वो भाग रहा है, पकड़ो उसको। सिद्धार्थ को देखकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा चिल्लाया और उसके इतना कहते ही वहां की सारी गाड़ियां रुक गई थी, लेकिन सिद्धार्थ तब वहां बनी एक गली में घुस चुका था। सिद्धार्थ सुकृति को लेकर भाग रहा था। ये सिद्धार्थ के जान बचाने की जद्दोजहद थी या फिर अपना प्यार बचाने की, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। सिद्धार्थ सुकृति का हाथ पकड़े एलिंगटन की गलियों में भाग रहा था। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे। ये शायद भारत की शक्तियों के एक्टिवेट ना होने का कमाल था, जिसने सिद्धार्थ के ऊपर अपना बुरा प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था। इन शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए उसका देवयानी या शक्ति मौली से मिलना बहुत जरूरी था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सिद्धार्थ के पीछे दौड़ रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सिद्धार्थ को वार्निंग देते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो बस अपनी धुन में भागा जा रहा था। उसको ऐसे भागते देखकर उसका पीछा कर रहे इंस्पेक्टर ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा के पास वायरलेस किया और बोला, सर ये वार्निंग देने पर भी नहीं रुक रहा है, क्या करूं? शूट हिम। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सीधा आदेश देते हुए कहा और उनका आदेश सुनकर इंस्पेक्टर ने सिद्धार्थ के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ उन गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा था। ईटानगर की गलियां गोलियों की आवाज से गूंज चुकी थी। जिस सिद्धार्थ को सिटी हॉस्पिटल बचाने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए, उस सिद्धार्थ के ऊपर होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह की निजी दुश्मनी की वजह से ईटानगर के गलियों में दौड़ाकर गोलियां बरसाई जा रही थी। एक हफ्ते पहले ही कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले डीजीपी शुभांकर मिश्रा प्रमोशन और धन के लालच में अपने हाथों से कानून का कत्ल कर चुके थे। योगेंद्र सिंह की सिद्धार्थ से क्या दुश्मनी थी, ये बात उन्हें भी नहीं मालूम थी, लेकिन उन्हें बस अपने गॉडफादर के आदेश का पालन करना था। सिस्टम की दुश्मनी का शिकार हुआ आदमी कितना परेशान हो सकता है, उसका जीता जागता नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा था।
उधर सिद्धार्थ के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। इधर इंद्रनगर राज्य में बने अपने आश्रम के अंदर बैठे कुलगुरु विचित्रवीर उसके जीवन ज्योति दीपक को देखे जा रहे थे। वो दीपक बार बार टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बुझने वाला है। वो कुलगुरु विचित्रवीर को सिद्धार्थ के ऊपर मंडराती हुई मौत की सूचना दे रहा था। पता नहीं इंद्रनगर के ऊपर क्या आपदा आने वाली है। कुलगुरु विचित्रवीर ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। उनके चेहरे पर राज्य रक्षक के ऊपर मंडरा रही मौत की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियां बस सिद्धार्थ को छू कर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। सिद्धार्थ वहां से बचकर निकलने में लगभग कामयाब हो गया था। वो ईटानगर के किनारे मौजूद पहाड़ों की तरफ भागने लगा था। एक बार अगर वो उस पहाड़ों पर पहुंच जाता फिर वो बचकर निकल सकता था कि तभी उसका पीछा कर रहे पुलिस वाले ने सिद्धार्थ के पीठ को निशाना बनाकर गोली चला दी थी। इधर वो गोली सिद्धार्थ की तरफ चल पड़ी थी। उधर दिल्ली के होटल में बिस्तर पर लेटी हुई रिया अनजाने भय से कांपकर उठ गई थी। उसके साथ राजस्थान में एडमिट देवयानी की अंगुलियां भी चलने लगी थी। शायद उसे सिद्धार्थ के ऊपर आए हुए खतरे का एहसास हो चला था। रणधीर टिया के द्वारा छुपा कर रखे गए घायल शक्ति मौली के गले में पड़ा राज्य रक्षक आदित्य का टीका भी उसी वक्त चमकने लगा था। तो इंद्रनगर में कुलगुरु के सामने जल रहा जीवन दीप बुझने लगा था। अगले पल क्या होने वाला था इसका खुलासा बस कुछ सेकंड में ही होने वाला था। क्या सिद्धार्थ बच पाएगा पुलिस की गोलियों का शिकार होने से, या फिर यहीं से होगा इंद्रनगर की तबाही का आगाज, या फिर आएगा कोई नया मसीहा सिद्धार्थ को बचाने? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।